Mr. Ishwar Dutt. So hello Ishwar, welcome to EduTap. थैंक यू सर। So दोस्तों अभी ईश्वर ने रिसेंटली पीएफआरडीए में जर्नलिस्ट में देयर वर ओनली 5 seats ऑल ओवर इंडिया एंड ही हैज मेड इट टू द फाइनल लिस्ट. सो ईश्वर कैसा लग रहा है? ऑल इंडिया ओनली 5 seats वर देयर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट जो देखते हैं कि 5 सीट ही हैं यार, इसमें हम क्या भरें. सो आधी तो रेस मतलब वो वहीं हार जाते हैं, बट 5 seats एंड यू स्टिल मेंटेन द मोमेंटम. सो कैसा लग रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इमोशंस शेयर करो यार ऑडियंस के साथ कि ये जो अचीवमेंट है पीएफआरडी सच ए कोवेटेड पोस्ट, उसको पाकर कैसा लग रहा है? सर तो पहले तो ये शॉकिंग ही था कि नाम आना, यहाँ पर एक सीट पे आना ऑल ओवर इंडिया, अपने आप में एक तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है और शॉकिंग भी है। मैं तो शौक था कि मैं अपन जब मेल देखा मैंने और रेगुलेटरी बॉडी में जाना, तो ये इस जॉब की भी अपने आप में ही एक बड़ी बात है। तो सब इमोशंस तो बहुत हाई हैं इस वक्त। ओके. एंड एक दूसरा क्वेश्चन जो अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि ओनली 5 seats वर देयर. सो मेनी ऑफ द टाइम एस्पिरेंट्स थिंक यार 5 ही तो है, मैं नहीं देता. ऐसी कुछ फीलिंग आई थी क्या? मतलब क्योंकि प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही आदमी अगर ये सोचेगा तो दे आर आउट ऑफ द रेस. उसके रिगार्डिंग आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है जो भी सेलेक्टेड हुआ है सब में ये फीलिंग भी थी। इवन फेज वन भी मैंने बहुत लाइटली दिया था। एक तो जो मेरा मेन मोटिव ये था कि 5 सीट का सोच के तो कि देखते हैं कि होगा नहीं होगा वो देखेंगे। बट ये कि सेबी का भी आगे नोटिफिकेशन था, आने वाला था, तो वही कि उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उसी के चलते मैंने फेज फेज वन दिया। वो भी मैंने विदाउट एनी रिवीजन और मॉक के दिया था। तो हाँ, एनी हाउ वो क्लियर हुआ और फिर मैं थोड़ा सीरियस हुआ कि क्लियर हो गया है तो चलो अब मेंस के लिए करते हैं। और ऑलरेडी मैं लास्ट ईयर सेबी के इंटरव्यू में अपीयर किया था, तो उससे भी मेरी प्रिपरेशन थी। तो और फिर मेरे कुछ ऑलरेडी नोट्स बने हुए थे, तो क्यों ना उस एक्सपीरियंस का भी मैं यहाँ पर फ़ायदा लूँ और आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह फिर फेस टू क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, तो एंड देन सिलेक्शन हो ही गया। तो सो इन वही द लास्ट समझ लो। मतलब जो पूरी मेहनत थी वो कामयाब हो गई. हाँ। अभी थोड़ा स्ट्रेटेजी पार्ट से पहले लेट्स ब्रेक डाउन दिस एंटायर सेशन इनटू 3 सिंपल स्टेजेस. पहले थोड़ा सा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हम डिस्कस करते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द फेज वाइज प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी. ओके. तो थोड़ा सा आप अपने बारे में, फ्रॉम वेयर यू आर एक्चुअली, योर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप अपनी एजुकेशन के बारे में थोड़ा शेयर कर दें हमारे साथ, अपनी ऑडियंस के साथ. एंड देन थोड़ा सा कि हाउ यू केम अक्रॉस दिस एग्जामिनेशन. ठीक है, प्लीज. सर मैं तो राजस्थान से हूँ। और मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है वो बीटेक किया है आईआईटी दिल्ली से। और जो मेरी बीटेक है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में मैंने किया। तो फाइनेंस और बायोटेक तो काफ़ी दूर दूर तक दूर दूर कोई तक. रिलेशन नहीं है। तो लेकिन लेकिन जब मैं थर्ड ईयर में था तो तभी मैं इधर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इनमें कूद चुका था। और फिर तब से ही मैंने अपना इधर काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ देखा। फिर जैसे जैसे इधर बढ़ा तो सेबी का मैंने रिक्रूटमेंट देखा 2020 का। तो मुझे लगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिलेबस देखा तो मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। फिर मैंने उसको फॉर्म भी फिल किया और तब मैं फाइनल सेमेस्टर में ही था। उसके बाद फिर कोविड हुआ, पोस्टपोनमेंट्स हुए, तो जो टाइम मिला तो उसमें मैं काफ़ी कुछ मतलब इधर का जान चुका था कि और भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक आरबीआई, और फिर ये पीएफआरडी का भी था उसी 2020 में, और एनपीएस वगैरह। तो फिर लास्ट ईयर में सेबी का इंटरव्यू भी दिया था, फाइनलिस्ट में कुछ मार्क्स से रह गया था। फिर उसी के नेक्स्ट मंथ ही पीएफआरडी का नोटिफिकेशन आ चुका था अगस्त में। तो सेम पैटर्न और सेम सिलेबस, बस एक्सपेंशन सेक्टर एक्स्ट्रा था। तो फिर लगा कि सब कुछ पढ़ा तो हुआ ही है, तो चलो इधर भी करते हैं प्रिपरेशन, और करते हैं. किया और तो जो हो वहां गया। नहीं हुआ वो यहाँ पे हो गया. हाँ। हाँ. तो आपने एक बहुत अच्छी बात की कि आप जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम एस्पिरेंट जो होते हैं ना, दे आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. एंड जर्नलिस्ट पोस्ट में होता ही है कि दे हैव सम इंजीनियरिंग, दे आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो उनको ये लग सकता है यार ये फाइनेंस सेक्टर का है, मैंने कभी 10th में भी नहीं पढ़ी, कभी 12th में भी नहीं पढ़ी, तो मतलब इवन आप जैसे आई एम फ्रॉम द मैकेनिकल, सो आई विल फील यार फाइनेंस इज नॉट माई कप ऑफ टी. बट नाउ
you can be a good source of inspiration for the students who are from the different background, from biotech to the regulator of pension sector, मतलब completely different two domains. हाँ सर, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है और वाकई में आप पैशनेट हो तो फिर आप कहीं भी जा सकते हो। तो मैं टुवर्ड्स द फाइनेंशियल मार्केट पैशनेट तो था ही। फिर जो सिलेबस है एग्जाम का पैटर्न है वो भी अट्रैक्टिव है काफ़ी। आप और फाइनेंस फील्ड के बारे में जानते हो। तो वही सब करते करते पढ़ते पढ़ते मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कुछ बोरिंग लगा। सब्जेक्ट मैंने सारे सब्जेक्ट एंजॉय किए और फिर धीरे धीरे बढ़ते गए। बढ़ते गए. So very well said, my friend. So let's move to the strategy part directly, because काफी questions हो गए हैं, कुछ बीच में आएंगे, तो we will talk about that. So if we break down the strategy into three simple phases, like the examination phase 1, there are 4 sections: QRE and यस। GA. And phase 2, then again a descriptive paper is there, and the 6 different subjects for the paper 2. So let's first talk about the phase 1. या So phase 1 में how you maintain, because सेबी में क्या होता है, वहां देर इज मिनिमम कट ऑफ विच यू नीड टू क्लियर फॉर द फेज 1, और वो बहुत इजीली 30% इज देयर, सो यू कैन इजीली क्लियर दैट, बट हियर देयर वाज नथिंग लाइक दैट. So how you prepared for QRE and GA? Let's first start with QRE. तो सर मैं जैसे बताया कि मैंने एग्जाम की मैं प्रिपरेशन तो कर ही रहा था सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो बैंकिंग पैटर्न में भी प्रिपेयर कर रहा था मैं, उसके अलावा एसएससी का भी मैं प्रिपेयर कर रहा था सीजीएल के लिए। तो एक तरह से मैं कहूँ कि मेरा जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है वो लगभग प्रिपेयर था। और फिर उसके अलावा जो कुछ मॉक्स हैं तो मैंने मॉक्स लगा लिए थे कि जिससे मेरा ठीक ठाक प्रिपेयर हो गया था। जनरल अवेयरनेस के लिए जैसे सेबी में तो कट ऑफ वहाँ 3 थी। तो मैंने वहाँ क्या किया था, वहाँ मैंने फिर जो यूट्यूब पर कुछ कुछ चैनल्स के जो मंथली वीडियोस डालते हैं, टॉप 100 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन ऐसे, तो मैं वो देख लेता था 2-3 वीडियोस। तो मतलब मेमोरी मेरी ठीक थी, तो उनसे मैं लगभग 8 से 10 क्वेश्चन तो मैं हो जाते थे उनसे। और उसके अलावा मैं न्यूज़पेपर रीडिंग डेली कंटिन्यूस रहता है, उसके अलावा न्यूज़ भी मैं कंटिन्यूस रहता है, तो उनसे मेरी हेल्प हो जाती थी। आइडियली तो वही जो लोग बताते हैं कि अफेयर्स क्लाउड करो या कोई पीडीएफ करो, वो मुझे लगता है कि वो आरबीआई में ज़्यादा फायदेमंद है। Okay. आप अगर रिटेंशन आपका अच्छा है तो आप वीडियो देखोगे वो, क्योंकि बैंकिंग पैटर्न लगभग आईबीपीएस का सेम सा ही है जो जीए का है। तो आप अगर वीडियोस भी देखोगे तो अगर रिटेंशन पावर है तो आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर आपको सिर्फ फेज 1 क्लियर करना है तो। Okay. अगर वो मेरिट में आता है तो फिर दिक्कत होगी। और क्यूआर जैसे बताया कि मैंने प्रिपेयर था और जीए का जी था। तो इसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ सेक्शनल वो सॉरी मिनिमम कट ऑफ का बार नहीं है, तो हैव यू ट्राइड एनी मॉक टेस्ट फॉर फेज 1, हाँ पेपर 1 सर, स्पेशली? एडोटेक के मॉक। अच्छा, एडुटैप के मॉक्स बस आपने किए. एडोटेक मैंने कुछ मॉक्स दिए थे। ओके. सो डू यू फाइंड कि यार जो क्यूआरई है उससे रिलेटेड, मतलब a student required to attempt mock test, because many of the times जो aspirants होते हैं ना कंफ्यूज रहते हैं कि सर हाउ मेनी मिनिमम मॉक टेस्ट डू आई नीड टू अटेम्प्ट, या मॉक टेस्ट की उतनी रिलेवेंस भी है कि नहीं है. सो आप थोड़ा सा अगर उस पे स्टूडेंट्स को हाईलाइट करें पाए कि डू दीज मॉक टेस्ट रियली हेल्प स्टूडेंट और नॉट. सर दैट डज, बिकॉज आप अपना वही परफॉर्मेंस आपको वहीं देनी है। अगर आप एक बार एक्सपीरियंस मॉक से ले लेंगे तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो मॉक ज़रूर देना चाहिए। एग्जाम से पहले तो आप मॉक बिल्कुल दीजिए। और लगभग मैंने ये देखा है कि जो आपकी मॉक में परफॉर्मेंस रहती है उसी के अराउंड ही आपकी परफॉर्मेंस वहाँ भी रहती है, क्योंकि वो बस थोड़ा पैटर्न में चेंज हो जाए तो ऊपर नीचे होगा, बाकी लगभग वही रहता है। तो मॉक बिल्कुल दो, उन एनालाइज अच्छे से करो। कोई आप जो टॉपिक आप डिस्कवर करते हो तो उन्हें नोट्स भी बनाओ, और कुछ क्वेश्चन जो गलती की है आप उन्हें लिखो ताकि आप दोबारा उन्हें मिस्टेक ना करो। तो वही सिंपल चीज़ें हैं कि मॉक दो, एनालाइज करो और अच्छे से एनालाइज करो उसको। ओके. एंड ईश्वर, अभी हम पेपर 2 का डिस्कशन नहीं करते बिकॉज पेपर 2 इज सेम फॉर बोथ द फेजेस, तो उन्हें एक साथ क्लब में करते हैं. सो थोड़ा सा फेज 2 पे आ जाते हैं, और उसमें जो ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है इंग्लिश का, उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द पेपर 2 पार्ट ऑफ बोथ द फेज 1 एंड फेज 2. सो व्हाट वाज योर अप्रोच फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ इंग्लिश? ओके, तो सर जैसे सेबी का भी मैंने दिया था तो वो मेरा फर्स्ट टाइम ही था। तो वहाँ पर मैंने ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं किया था, ठीक ठाक स्कोर था मेरा वहाँ पर। और
फिर उसके बाद जैसे ईसीजीसी और जीआईसी के भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स थे उनके फेज वन उनके थ्री में ही, और कुछ कुछ सिंगल एग्जाम ही थे, तो वहाँ से मेरा इंटरफेस का प्रैक्टिस तो हो चुका था। मैंने एक तो इंटरफेस का प्रैक्टिस होता है, ऐसा नहीं कि जो पहली बार दे रहे हो आप वहाँ जाकर हैरान हो जाओ। आप उसके पहले आप पहले प्रैक्टिस कर लो सेम पैटर्न पर, ताकि आपके अपने जो स्पीड आप नॉर्मल में टाइप करके लिखोगे तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पर आप कम टाइम आपको मिलेगा क्योंकि इंटरफेस के कारण। तो एक तो वो प्रैक्टिस कर लो। मैंने भी प्रैक्टिस उसी हिसाब से यहाँ पर की थी, अपना जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको उस तरह सेट करके। और मेरी प्रैक्टिस पहले से ही थी तो मैं कुछ कुछ लिखता भी रहता हूँ। तो प्रेसी और आरसी की प्रैक्टिस थी, ऐसे मैंने एक दो ऐसे कुछ लिख के मैं गया था। और जो अब यहाँ पर अच्छा मेरे साथ ये हुआ कि जो टॉपिक आया वो ट्रेडर वर्सेस इन्वेस्टर आ हुआ था, और मैं लगभग 3 साल से यही सब करता आ रहा हूँ, तो मतलब मुझे दोनों में अच्छा था। तो मैं लगभग 11 से 12 मिनट में मैंने अपना ऐसे लिख दिया था इस बार, क्योंकि मुझे 20 मिनट भी पूरे लग रहे थे पहले। तो वो काफ़ी अच्छा हुआ, और फिर मैं उसको अच्छे एडिट भी कर पाया तीनों को, तो लगता है मुझे मेरा इस बार का फेज वन पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। ओके, सो आपकी अप्रोच क्या थी ऐसे में? बिकॉज मैनी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आस्क कि सर वर्ड लिमिट कितनी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के पेपर में, स्पेशली ऐसे पार्ट, बिकॉज दे जनरली मेंशंस कि यू नीड टू, मतलब दिस इज अ जनरल परसेप्शन कि वी नीड टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट. सो हैव यू स्टिक टू द वर्ड लिमिट और वाज देयर अ मतलब यू हैव क्रॉस्ड इट? यस आई ऑलवेज डू। मैं उसको एडिट करके ही जो वर्ड लिमिट है उसके आसपास ले आता हूँ। कि सुना भी है कि मतलब जरूरी नहीं है वर्ड लिमिट बाहर हो, लेकिन हम कंटेंट अच्छा हो तो मार्क्स मिल भी जाते हैं, और कभी कभी वर्ड लिमिट के कारण कट भी जाते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर उसके पास ही रखें तो अच्छा रहेगा। प्लस माइनस 10% तो चलता ही है। ओके ओके ओके. एंड आपने ऐसे में मतलब हैव यू कोटेड, बिकॉज इट वाज एन इंग्लिश एसे. सो जनरल परसेप्शन, अगेन अगेन अ जनरल परसेप्शन कि मार्केट में क्या सोचते हैं कि वी नीड टू पुट इट ऑन जनरल लाइंस, नो फैक्चुअल डाटा, नथिंग स्पेसिफिक टू शुड बी पुट इन, you need to cover more dimensions. So what's your take on that? हाँ सर, अगर कोई आप फैक्चुअल टॉपिक उठा रहे हैं, लाइक आपको कुछ कंपेयर करना हो, अगर उसमें डेटा की जरूरत है तो वहाँ तो हमेशा पढ़ना ही होगा। और अगर कोई जनरल टॉपिक है तो मुझे नहीं लगता कोई फैक्चुअल डेटा आपको मेंशन करना जरूरी है। आप Okay. नॉर्मली लिखिए, लेकिन बस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को उसमें मेंशन जरूर कीजिए, कि जिससे कि आपका ऐसे लगे कि हाँ वाकई में कुछ मीनिंगफुल दे रहा है। और आपकी स्किल्स मेनली राइटिंग स्किल्स हैं आपका, मतलब लाइक सेंटेंस फ्रेमिंग, स्ट्रक्चरिंग, कंजक्शन यूज, पंक्चुएशन, अ गुड स्टार्ट एंड एंड, ये सब आपका अच्छा हो तो यू आर गुड टू गो। Okay. So I think we have covered most of the point regarding the phase one, paper one, and phase two, paper one again. Now coming to the paper two of both the phases, because syllabus same है, बस थोड़ा सा I think technicality का issue हो जाता है. Otherwise questions तो almost in phase one sometimes they ask typical questions in phase one, and phase two they ask more technical type of questions. But PFRD के जो questions मैंने देखे थे, let's coming to that. So paper two पे discuss करते हैं थोड़ा सा. पेपर टू में देर आर 6 सब्जेक्ट्स: finance, management, commerce and accountancy, company law, and there is economics. I hope I have covered all the topics. And one more, there is this pension sector, PFRT, राइट, आप because SEBI is going into my mind, so that's why I miss pension. So pension sector is also there. So अभी जो हमारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे वाइड डोमेन, तो समवन हु इज एक्चुअली, मतलब आपने वैसे पॉइंट आंसर कर दिया, बट अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट कि बिकॉज कंपनीज लॉ एक एक्ट है, देन इकोनॉमिक्स में भी उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स वगैरह सिलेबस में है, जिससे जनरली जो जनरल पब्लिक है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, दे आर मच मोर कंफर्टेबल इन मैक्रो कंसेप्ट रेदर देन माइक्रो. एंड देन फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, तो इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो एक फ्रस्ट्रेशन सी क्रिएट होती है, यार मैं क्या कवर करूं, कैसे कवर करूं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा अगर सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेटेजी को ब्रेक करें, लेट्स स्टार्ट विद फाइनेंस फर्स्ट. सो आपने हाउ यू प्रिपेयर्ड दैट? फिर मैं जब लास्ट टाइम सेबी का था, तो तब तक शुरुआत में काफ़ी कम टाइम था, तो मैंने अपना एडोटेक का कोर्स, मैं फुल कोर्स लिया था उस वक्त। कि मैं बिल्कुल न्यू था, ना ही मुझे आईसीआई के मटेरियल के बारे में पता है, ना ही कोई और मटेरियल के बारे में पता है, ना ही बुक्स के बारे में पता था। तो मैं डायरेक्ट कोर्स खरीदा कि देखते हैं क्या होता है। लेकिन जब पोस्टपोन पोस्टपोन हुआ एग्ज़ाम और टाइम मिला, तो फिर मैं तब अच्छे से प्रिपेयर कर पाया था सारे सब्जेक्ट। और एडोटेक से मैंने अपने सारे खुद के नोट्स बनाए मैंने,
मेरे पास 6-7 पैरल के नोट्स हैं खुद के, हर एक सब्जेक्ट के। और फिर उन्हें ही मतलब अपना रिवीजन किया। उसके अलावा कुछ जो अपना गूगल है, यूट्यूब है, वहाँ से कुछ कुछ टॉपिक्स दोबारा रिवाइज किए, पढ़े, कुछ समझा उनको। और तो उसी तरह फाइनेंस की बात करूँ तो मैं, एक तो अपना कोर्स था, उसके अलावा यूट्यूब पर जो भी टॉपिक्स दिए हुए थे सिलेबस में, उनको बस जो समझ में नहीं आया उनको यूट्यूब पर सर्च किया, जिसकी वीडियो अच्छी लगी उससे देखा और अपना नोट्स खुद का बनाया। ओके। तो वही फिर उन नोट्स को मैंने रिवीजन करके अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए वन ड्राइव पर ऑनलाइन। और वो मतलब लास्ट डे रिवीजन के लिए थे कि बस इन्हें ही मैं रिवाइज करके जाऊँगा लास्ट में। तो जो लास्ट अभी टाइम कम था पीएफआरडीए में काफ़ी, तो वही जो मेरे ऑनलाइन नोट्स हैं, बस मैंने वही रेफर किए थे, वही पढ़ा था ऐसे ही। और कुछ यूट्यूब लेक्चर, तो उन्हीं से मेरा फेस वॉच हो गया। ओके, सो दैट वाज अबाउट फाइनेंस। देन कमिंग टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बहुत ये लोग सोचते हैं जो एमबीए है केवल वही कर सकते हैं, बाकी तो मतलब बहुत टफ है। बट बिकॉज आई एम ए फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, सो आई नो, एंड आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, सो आई नो यार ये सब्जेक्ट ना बहुत इजी सा है। इफ यू नो द कीवर्ड्स तो हाँ, यू कैन इजीली मार्क द क्वेश्चन। और कीवर्ड्स या बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं आती तो मैनेजमेंट बहुत टफ हो जाता है। सो हाउ, मतलब व्हाट वाज योर एक्चुअल स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग द मैनेजमेंट? तो फिर मैनेजमेंट जब मैंने पढ़ा तो मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। कि एक तो पता लग रहा है कि लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह काम करता है, तो वो तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, खुद एंजॉय किया, तो इजी सब्जेक्ट लगा। बस ये है कि थोड़ा याद करने का इसमें है, कुछ कुछ चीज़ें हैं, बट इतना भी हार्ड मुझे नहीं लगा था कि आप याद नहीं कर पाओगे। आप रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा आप। और क्विज़ेस करिए, टेस्ट दीजिए, आपको रिटेंशन आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और लगभग रिपीटेड चीज़ें ही पूछी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत अंदर तक या फिर कहीं और चले गए। कुछ कुछ एक आध क्वेश्चन हो सकता है, बट जनरली कुछ ही जो मेन टॉपिक्स हैं उन्हीं से पूछा जाता है। तो आप उन्हें तो अच्छे से करिए, और बाकी जो बच्चा है उन्हें भी थोड़ा देखिए उन्हें। बट ये है कि मैनेजमेंट को इतना हार्ड नहीं है, आप जितना समझते हैं। तो बस उसके बाद पढ़ना चालू करेंगे तो आप खुद उसको एंजॉय करेंगे, और एंजॉय करेंगे तो आप पूरा सब्जेक्ट आराम से पढ़ भी पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। आप बस एंजॉय कीजिए इस कोर्स को, ओके, सिलेबस को। नाउ कमिंग टू द कॉस्टिंग, बिकॉज वी बोथ आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो हमें थोड़ा सा आइडिया रहता है कॉस्टिंग का। हम्म, एक हमारे टॉपिक भी होता है जनरली, तो उसमें लीन सिस्टम्स वगैरह में पढ़ाए जाते हैं, सिक्स सिग्मा और ये सब। बट दोज हु आर नॉट फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और हु हैव नो प्रायर नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, सो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कॉस्टिंग? क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल का भी एक रोल आ जाता है, एंड मेनी ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि न्यूमेरिकल सर कहाँ से प्रिपेयर करें, किस लेवल तक के प्रिपेयर करें। सो कॉस्टिंग का अगर आप थोड़ा सा डिटेल में हमको बताएं। कॉस्टिंग का सर, जो स्टार्टिंग है वो तो उसका इजी है। फिर जब फॉर्मूला की बात आती है वेरिएंसेस वगैरह में, और उसमें मुझे क्वेश्चन देखे वो लगभग अब तक तो इजी ही आए हैं। एकदम जो फॉर्मूला बेस्ड है, बस वही आया है। बस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या पुट करना है। वही एडवर्स फेवरेबल में आपको गलती नहीं करनी है, या तो आप कॉमन सेंस समझिए उसको, या फिर फॉर्मूला समझिए, बस वो गलती नहीं करनी है। और थोड़ा मैथमेटिकल हो जाता है बीच बीच में ये। बाकी जो लीन सिस्टम्स वाला भी, वो भी थोड़ा सा मैनेजमेंट टाइप ही है। आप उससे भी अच्छे से कर सकते हो। उससे जो सिलेबस में दिया गया बस वो पढ़िए, नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए उसका। मैंने तो ये कि अपने नोट्स बनाए हुए थे हर एक टॉपिक के। और जो अब तो ये है कि 3-4 पेपर हो चुके हैं अपने इसी पैटर्न पर, लाइक पीएफआरडीए से भी एनपीएस। तो अब पता है कि हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब वो एनालाइज कीजिए, लिखिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, या कितना डीप गए हैं। फिर आप उन्हीं पर अगर ज़्यादा फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। ओके, सो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशंस है आप सभी के लिए जो अभी ईश्वर ने हमारे साथ शेयर किया है, और हम भी आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि पीवाईक्यू को जरूर एनालाइज कीजिए। बीट अगर आप सेबी के प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें पीएफआरडीए का जो अभी पेपर आया आपको वो भी एनालाइज करना चाहिए। प्रीवियस ईयर जो भी अवेलेबल है उनको देखिए अलॉन्ग विद सेबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज दैट गिव यू अ फेयर आइडिया कि किस कंपोनेंट से किस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपने अभी शेयर किया था कि जो आपने सोर्सेज हैं, आपने एक एडुटैप को एक बेस बनाया, देन यू मेड योर ओन नोट्स। बट स्टिल जब आपने नोट्स बनाए तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जहां मतलब यू बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है, लाइक कंपनीज लॉ।
कंपनी लॉ में एक आर्टिकल होता है, देन उसका मीनिंग होता है, देन उसमें बहुत सारी डाटा इंफॉर्मेशन होती है कि दिस इज द पेनल्टी फॉर दिस पर्सन फॉर दिस कंपनी, ऑडिटर ने कोई वायलेशन कर दिया तो अंडर व्हाट आर्टिकल दैट वायलेशन हैज बीन डन, उसके रिगार्डिंग क्या एक्शन होगा, कौन सी पेनल्टी लगेगी। सो बहुत ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज है। एंड मेनी ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स फाइंड रियली डिफिकल्ट कि कंपनी लॉ को कैसे याद रखें, क्या क्या चीजें फैक्चुअली हम याद रखनी चाहिए। तो ओवरऑल टेक अगर आप इस कंपोनेंट के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर सकें कुछ। तो सर जब लास्ट ईयर में कंपनी सेट पढ़ा था तो अपने कोर्स में कवर्ड था, उसके अलावा यूट्यूब पर भी जो सर का नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने भी पूरा लगभग सीरीज कंपनी सेट की उन्होंने कवर की हुई है। वो भी काफ़ी फायदेमंद थी, रिवीजन के लिए अच्छा सोर्स था वो। तो मैंने तो अपने नोट्स बनाए पहले तो, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स में मैंने क्या किया कि जो अपने आर्टिकल हैं वो मतलब चैप्टर वाइज लिखे, जो इम्पोर्टेंट हैं वो, उनके आगे बिल्कुल उनका शॉर्ट चीज लिखना कि ये आर्टिकल किस लिए है, मतलब पूरी लैंग्वेज में लिखूंगा बस मैंने कि आपको क्वेश्चन मतलब एग्जाम ओरिएंटेड, वो मैंने नोट्स बनाए थे कि बस इतना मुझे पता होना चाहिए। और क्या पेनल्टीज का अलग से था हमारे पास, क्या उस सेक्शन में डेज हैं या कोई अलग से चीज़ मेंशन है, लिमिट्स मेंशन है, वो चीज़ें वहाँ पर थी मेरे पास। तो वो लगभग चार्ट मैंने काफ़ी बार रिवाइज किया था, तो जहाँ मैं बैठता था उसको देखता था एक बार कि कौन सा सेक्शन क्या है, तो कुछ कुछ सेक्शन तो रट ही गए थे। तो कंपनी जेट में यही है कि आप रखना ही पड़ेगा। उसके अलावा मैंने जो जैसी ऐप है, मकर एंड जोशी, उन्होंने खुद ने बनाया वो कंपनी जेट के लिए, वो एक काफ़ी अच्छा, उसमें अमेंडमेंट्स भी उन्होंने सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। तो वो एक अच्छा सोर्स है। आप वहाँ पर कभी भी बैठो, आप फ्री बैठो तो आप खोल के बैठो तो देखो, आप इंटरेस्ट करना पड़ेगा कंपनी जेट में, तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर इंटरेस्ट लोगे और रूल्स रेगुलेशन देखोगे आप तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो वही कि मैं सेब को काफ़ी बार देखता था, और फिर जो अपने एकदम नोट्स क्रिस्प लिखे हुए थे मैंने, वो मैं देखता था उसके अलावा। So, guys, again, suggestion for the company law is 3R: read, revise, and retain. Nothing more than that we can suggest for this particular component. आपको याद करना ही करना पड़ेगा, जो है सेक्शंस हैं आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई ज्यादा हेल्प उसमें कर नहीं सकता है। और हाँ, और काफी अच्छा ऐप उन्होंने सजेस्ट किया है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग टू द इकोनॉमिक्स पार्ट। इकोनॉमिक्स कैसे आपने प्रिपेयर की? तो इसमें सिलेबस बहुत कम है इकोनॉमिक्स का, बट फिर भी इकोनॉमिक्स के लिए सर एक तो वही अपने कोर्स से मैं लास्ट ईयर लगभग पूरा कोर्स पे ही मैंने अपने नोट्स बनाए थे कि मैं ज़्यादा भटकना भी नहीं है, अभी इस तक बनाते नोट्स बनाए मैंने। फिर उसके बाद जब अ, बाद पेपर के स्टडी के बाद फिर मैंने कभी कभी जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, वो कभी रेफर की थी बस बीच बीच में कुछ टॉपिक्स के लिए। और उसके अलावा बाकी जो अपना बॉक्स दिए, जो टेस्ट सीरीज थी उनमें जो इकोनॉमिक्स क्वेश्चन थे, उनमें अगर कुछ नया है या फिर कुछ ऐसा एकदम याद नहीं आ रहा है तो बस वो मैंने दोबारा कहीं लिख लिया था, या तो अपने नोट्स में मार्क कर लिया, या फिर कुछ नया चीज़ है तो वो मैंने लिख लिया था वहाँ पर। तो बस वही, और इकोनॉमिक्स भी मुझे अच्छा सब्जेक्ट लगा था, तो उसमें मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा वो। और उसके अलावा एक और चैनल है इकोनॉमी का, विवेक सिंह, टेलीग्राम पर, मैं उसे लगभग देखता ही रहता हूँ। तो कुछ कुछ न्यू न्यू चीज़ें हैं जो एग्जाम में भी काफ़ी आती हैं, तो वो मैं वहाँ से फॉरवर्ड करके अपने जो पर्सनल ग्रुप से उनमें कर लेता था फॉरवर्ड, और फिर वहाँ से पढ़ लेता था। तो उनमें से कभी कभी मुझे दो तीन क्वेश्चन भी मिले थे एग्जाम्स में। तो वही सब चीज़ें हैं। ओके। सो पीएफआरडीए एग्जाम तो पेंशन सेक्टर के बिना हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी? तो थोड़ा सा पेंशन सेक्टर, बिकॉज जो इस बार पेपर में जो सिलेबस मेंशन था वो बहुत ही एक इफ वी कैन से कि बहुत ही कंस्ट्रेंड वे में लिखा हुआ था। एंड इफ वी सी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड, वो अभी मैं उस चीज पे आऊंगा, बिकॉज जो पीएफआरडी ने पेपर पूछा था दैट वाज लिटिल ऑन द अनएक्सपेक्टेड लाइंस एज वेल। तो मैं या उस पे आता हूं मैं अभी। बट थोड़ा सा अगर आप पेंशन सेक्टर, बिकॉज उन्होंने लिख दिया अटल पेंशन ये योजना, सो जनरली व्हाट वी डू, वी यूज सम यूपीएससी सोर्स एंड वहां से वो स्कीम पढ़ लेते हैं जनरली। तो आपने हाउ यू प्रिपेयर्ड, दो यू हैव मेंशन्ड कि आपने सोर्सेस जो अपनी मेंशन कर रखी हैं, बट फिर भी पेंशन सेक्टर के रिगार्डिंग अगर आप सजेस्ट करें स्टूडेंट्स को कुछ। पेंशन सेक्टर के लिए सर पहले तो मैं पेपर के बारे में बताऊं कि जो इस बार पेपर था वो काफ़ी अच्छे लेवल का था। हाँ। मतलब जो हम सेबी के पेपर से कंपेयर करें तो मैं नहीं कहूँगा कि अब आने वाले पेपर भी अच्छे पेपर आएंगे, तो आप पेपर अच्छे से करें एकदम जो सेबी के
पैटर्न के साथ जो एग्जाम था उसके हिसाब से ना करें, अच्छे से करें। पेंशन सेक्टर के लिए सर मैंने जो वेबसाइट है एनपीएस ट्रस्ट की वो उसके अलावा जो एपीआई के स्पेक है वो मैंने रेफर किए थे, वहाँ पर लगभग सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर उसके अलावा जो पेंशन सेक्टर की हिस्ट्री है वो बस गूगल से, और उसके अलावा मैंने यूट्यूब पर कुछ अदर सोर्सेज हैं, लाइक कमल मिश्रा सर और एक दूसरे लोग हैं जो यूट्यूब पर उन्होंने फ्री वीडियो डाली हुई है, वो मैंने देखी थी, और कुछ एक आध टेस्ट सीरीज और ली थी पेंशन सेक्टर के लिए, बस यही अच्छा, किया था मैंने। you were मतलब you are our subscriber for the SEBI course, not for the PFRDA. हाँ ओके, दैट्स व्हाई, बिकॉज हाँ ये सारी सोर्सेस हमने कवर की थी, इस वजह से मुझे लगा, मैंने कहा कि ये तो अपने में कवर्ड थी, सो दैट्स व्हाई आई केम हाँ अप कि वही अच्छा। कि सब कुछ मेरे पास ऑलरेडी था ही, हाँ तो फिर से मुझे पढ़ना दोबारा था ही नहीं, हाँ। बस अपने नोट्स मुझे रेफर करना तो वही मटेरियल वहाँ का था। ओके सो गाइस, दोबारा दोबारा परचेज मैंने नहीं किया था, जो लास्ट ईयर था अपना उसी से बना सब कुछ अपना वही था। ओके सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं इन्होंने जो सोर्सेज, दीज आर द सोर्सेज व्हिच आर मस्ट टू डू, क्योंकि ओनली अ टॉपर कैन टेल यू दैट व्हाट यू नीड टू डू। ओके, नाउ कमिंग, यार आपने अभी क्वेश्चन पेपर के बारे में बताया, तो अगर हम देखें कि जो पीएफआरडी का पेपर था, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस लाइक वो मैस्लो की एक्सटेंडेड थ्योरी, अगर कोई भी स्टैंडर्ड बुक में देखें तो वो थ्योरी मिलती नहीं है, बुक में तो होगी नहीं, वो रिसर्च पेपर्स में है। ऐसी जो हमारी जो पेंशन सेक्टर के भी क्वेश्चंस थे दैट वर टू मच फैक्चुअल, मतलब जो एक चार्ट के अंदर छोटा सा एक कहीं वो सर चार्ट जो उन्होंने पूछा हुआ था छोटा सा, दो इट वाज कवर्ड, बट यार फिर भी वो जनरली व्हाट वी टेंड्स एज ए स्टूडेंट व्हाट वी टेंड्स टू डू कि यार ये कौन पूछेगा। तो जो इस तरह के क्वेश्चन से दैट वाज दैट वर मेंट टू मेक द पेपर डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स, कि उनकी मेंटल प्रेशर चेक करना है, तो हाउ यू टैकल दिस अनएक्सपेक्टेडनेस ऑफ द पेपर। तो सर मतलब ज़्यादा ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन थे, तो या किसी एक आध मैंने बस इंटेलिजेंट गेस किया, और कुछ आपने छोड़ दिए थे। ओके जरूर नहीं कि आप सारे क्वेश्चन करो, जो बिल्कुल डिफिकल्ट है लाइक यही क्वेश्चन कि कितना था उसमें, काफ़ी एक कंफ्यूजिंग था वो, क्योंकि कुछ में जो ऑप्शन थे उन दो तीन है वो किसी और के चार्जेस भी थे, तो मैं तो रिकॉल नहीं कर पा रहा था कि एग्जैक्ट किसका था, तो उसको मैंने छोड़ दिया था उससे अच्छा। और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगेंगे आपको कि अ, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है या फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो आप छोड़िए उसको, क्योंकि वो काफ़ी लोग फिर उसको छोड़ेंगे ही। नेगेटिव अच्छा ही, आप छोड़ ही दो उसको, बाकी क्वेश्चन पे फोकस करो। और 40 मिनट इनफ नहीं होते, आपको स्पीड से करना ही होगा। अगर आपको दोबारा एक बार राउंड और लगाना है क्वेश्चन का, तो आप स्पीड से ही करिए, फिर क्वेश्चन छोड़ पे जाएंगे, आप फिर रिव्यू भी नहीं कर पाएंगे। तो आप स्टार्टिंग में स्पीड से ही करें, फिर रिव्यू जरूर करें, क्योंकि जिस तरह का एग्ज़ाम है यहाँ तो रिव्यू करना ज़रूरी है, क्योंकि एक आध चीज़ें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो जब दोबारा रिव्यू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ आप मतलब नेगेटिव स्कोर आप कम कर सकते हैं। तो वेरी और स्पीड से करें, रिव्यू जरूर करें, ओके सो और गाइस, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन को छोड़ ही दें ज़्यादा अगर डिफिकल्ट लगते हैं तो। तो अगर इसको हम थोड़ा सा समराइज कर दें तो क्या ये कहना सही होगा कि आपको हर क्वेश्चन नहीं करना, यू डू नॉट नीड टू स्कोर बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100, यू जस्ट नीड टू स्कोर मैक्सिमम दैट यू कैन विद मैक्सिमम एक्यूरेसी। बट एक छोटा सा जस्ट अगर आपको याद हो, जस्ट आई वांट टू आस्क कि अगर आपको याद है तो हाउ व्हाट वाज योर अटेम्प्ट इन पेपर 2 ऑफ बोथ द फेजेस, थोड़ा सा अगर आप बता सकें तो, अगर याद है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो फेज 1 में वो दोनों में मेरा लगभग 46 के अराउंड, 45-46 यही अटेम्प्ट है। 45 46, so on an average we can say you attempted around 90 marks हम्म, आउट ऑफ 100, एंड उसमें से भी अगर आपका 90% सही हो जाता है या 85 to 90% सही हो जाता है तो यू कैन इजिली मेक इट। यस बिल्कुल। तो गाइस, हर क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना होता, ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है, बिकॉज जो पीएफआरडी ने इस साल किया है वो नेक्स्ट ईयर कोई भी एग्जामिनेशन कर सकता है आपके साथ। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द अनएक्सपेक्टेडनेस, लाइक आरबीआई ने किया था इस बार पैटर्न चेंज करके। बिल्कुल सो वो पीएफआरडी ने अनएक्सपेक्टेडनेस दिखाई इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। सो बी प्रिपेयर्ड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी एंड अदर एग्जाम्स, कि हाउ टू टैकल, यू कैन लर्न इट फ्रॉम द वन हु इज ऑलरेडी सेलेक्टेड। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड बोथ द फेजेस, फेज 1 फेज 2, काफी डिटेल स्ट्रेटेजी आपने बताई, काफी सारी सोर्सेस, अपनी बेसिक सोर्सेस क्या आपने रखी। सो कमिंग टू द इंटरव्यू पार्ट, फेज 1 क्लियर, फेज 2 क्लियर, बट स्टिल बिकॉज पीएफआरडी ने ऑलमोस्ट 1:10 के रेशियो में कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए थे, सो फॉर 5 वैकेंसीज देयर वर आई थिंक ऑलमोस्ट 50 to 60 कैंडिडेट्स दैट वर शॉर्टलिस्टेड।
सो उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा था कि मतलब होगा नहीं, क्यों? बिकॉज इंटरव्यू में एक बार पहुंच जाते हैं ना तो वहां कुछ एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि यार अब तो करना है, बट सीट्स का नंबर भी लिमिटेड है एंड रेशियो भी बहुत हाई है, 10 में से 1। सो वो जो फीलिंग है थोड़ा सा, हाउ यू मेंटेन दैट? सर पहले तो मैं जो अपना लास्ट सेबी का इंटरव्यू था उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा बिल्कुल। कि वो मेरा काफ़ी गंदा गया था। एक तो मेरा पहला इंटरव्यू था इस इतने बड़े लेवल पर, तो एंग्जाइटी मेरे को काफ़ी हाई लेवल की थी। तो अगर और लोगों की भी होती हैं तो ये होता है। तो उस वजह से और कुछ मिस्टेक्स भी हुए उस दिन, तो काफ़ी मेरा इंटरव्यू मतलब अच्छा नहीं हुआ था और लो स्कोर भी मैं उस वक्त मेरे को काफ़ी मिला। ईश्वर, अभी आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आप एंजाइटी में थे, आपसे कुछ मिस्टेक हुई। सो अगर आप अपनी वो मिस्टेक्स बाई चांस अगर आपको याद है, बिकॉज जनरली याद नहीं रहता, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी बीन थ्रू वन अदर सच एग्जाम, वन मोर इंटरव्यू, बट अगर जस्ट इन केस अगर आपको कुछ याद है तो अगर आप शेयर कर पाए, बिकॉज स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि यार हम क्या गलती ना करें। सब मतलब जो कुछ बातों का ध्यान रखना है वो तो ये कि आप टाइम पे पहुँचें, हम्म। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स ना भूलें और सब कुछ सेट होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ी कर रहे हो ताकि आप कूल रहें, आप अपने आप को मतलब अंदर से हाइपर ना हो। सब कुछ सेट रहे तो आप पहले से ऑलरेडी सेट होके जाइए, खा पी के भी जाइए और वहीं रहिए। उस दिन अगर आपका इंटरव्यू लास्ट में भी है तो प्रीमाइस में रहिए और बस वही कि नर्वस नहीं होना है। पीएफआरडी में ये हुआ था कि 10 जब बुलाए थे, ये एक तरह अच्छा ही हो गया था मेरे लिए, क्योंकि ये रिलैक्स कर दिया था कि देखो जो होगा वो होगा। अगर कम कैंडिडेट हो तो फिर कंपटीशन लगता है कि अब करना चाहिए हमें। 10 लोग हैं तो लगता है कि अब तो हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा लगता है कि ओके। अब जो होगा वो देखेंगे। तो इसी कारण से यहाँ पर मैं एकदम चिल था उस दिन, कॉन्फिडेंट था और आराम से मैंने इंटरव्यू दिया। कोई मुझे वहाँ जाकर डर नहीं लगा या फिर नर्वसनेस नहीं हुई। इसीलिए और मुझे लगता है कि इसीलिए मेरा हो भी गया है। इंटरव्यू मेरा इस बार अच्छा काफ़ी हुआ था ओके। क्योंकि मैं एक तो एक्सपीरियंस था सेबी का और पेपर अच्छे से करके गया था। ओके। तो थोड़ा सा अगर आप अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस और शेयर करें टेक्निकल एस्पेक्ट से, कि आपका जो सेशन था वो मोस्टली एचआर रिलेटेड था, मींस जनरल क्वेश्चंस कि आप कहाँ से हैं, या वाज इट ऑन द टेक्निकल लाइंस कि आप पीएफआरडी में जा रहे हैं तो पेंशन सेक्टर से देवर ग्रिलिंग, थोड़ा सा मतलब इफ यू कैन शेयर। सर हाँ, तो सर पहला क्वेश्चन तो मेरा बस यही था कि वाई स्विचिंग फ्रॉम बायोटेक, और तो फिर उसके बाद वो डायरेक्ट टेक्निकल शुरू हुए, लाइक साइबर सिक्योरिटी। मैंने इक्विटी एंड डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन में वो किया हुआ है नाइसेंस से, तो डेरिवेटिव का काफ़ी उन्होंने पूछा, ऑप्शन फ्यूचर फॉरवर्ड सब। फिर उसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज पे, ब्लॉकचेन पे क्यों अप्रीहेंशंस हैं, फिर हैकिंग क्या होती है, इंक्रिप्शन क्या होता है। फिर सब्जेक्ट पे थोड़ा जो सी ए जी आर, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये क्या होते हैं। इसके अलावा उन्होंने मुझसे कॉप भी समिट भी पूछी, क्या टारगेट्स हमारे कितने अचीव हो चुके हैं, क्या कार्बन न्यूट्रलिटी क्या है, आईबीसी के बारे में पूछा। फिर थोड़ा बायोटेक पर आए वो कि एक पैनल का जो एक मेंबर थे, पैनल मेंबर, उन्होंने मुझसे बायोटेक पे पूछा था, तो लाइक कि गेन ऑफ फंक्शन क्या है, और कोरोना वायरस के बारे में पूछा। फिर उसके अलावा वापस बैंकिंग पे गए वो कि फ्लोटिंग डिबेंचर्स, VRRR, बाईबोर लाइबोर क्यों डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। फिर मैंने एक रिसर्च पेपर है मेरा SBI के एसोसिएट बैंक के मर्जर पर, तो उससे मुझसे क्वेश्चन पूछे उन्होंने। और एक आध क्वेश्चन है कि MT के बारे में, MTM, डर्टी प्राइस ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बस यही सब था। तो लगभग मेरा टेक्निकली था पूरा, डायरेक्ट क्वेश्चन से बस आंसर दो और कुछ हम थोड़ा बहुत डिस्कशन। ओके। बाकी वाई पी एफ आर डी ए ऐसा कुछ नहीं पूछा, और पेंशन सेक्टर से कुछ नहीं पूछा। जिस दिन मैं तैयार करके गया था उनसे कुछ नहीं पूछा। लगभग इनमें 95% क्वेश्चन मैंने तैयार नहीं किए थे एक्सप्लिसिटली। ये बस जो जनरल नॉलेज थी, ये बस उसी से ही मैं अपना आंसर की। सो ईश्वर, अगर आप थोड़ा सा बताएं कि बिकॉज इट वाज एंटायरली टेक्निकल और आप बता भी रहे हैं कि मतलब नाइन मतलब इट वाज जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज में क्या होता है, समटाइम्स वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। सो क्या किसी क्वेश्चन पे आपने वहां बोला कि सर मेरे को याद नहीं आ रहा, या आई एम नॉट एबल टू रिकॉल एट द मोमेंट, कुछ समथिंग लाइक दैट? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने मतलब काफ़ी क्वेश्चन थे जो आंसर नहीं किए, जो लग रहा था कि नहीं आता या फिर मैं श्योर नहीं हूँ,
तो बस उन्होंने डायरेक्ट बोला कि सर सॉरी सर मुझे नहीं पता है या इसके बारे में श्योर नहीं हूँ मैं। ओके। बस इतना बोला उन्होंने खुद। वो A1 एक पैनल मेंबर ने मुझे खुद बोला कि देखिए बिल्कुल ये जरूरी नहीं कि आप सब जाने, अगर सब जानते तो फिर हम लोग यहाँ होते ही क्यों। उन्होंने मुझे उस बात पे बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं बोल सकते हैं। ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, आप मना कर सकते हैं आपको नहीं आता है तो, बट वही कि जो आता है आपको अच्छे से कॉन्फिडेंटली आंसर कीजिए। ठीक है, तो अगर हम समराइज करें व्हाट आई एम गेटिंग इट, द फीडबैक फ्रॉम इट, कि या तो उन्होंने आपकी प्रोफाइल से क्वेश्चन पूछे, हाँ बिल्कुल प्रोफाइल या से। फिर उन्होंने जो टेक्निकल फाइनेंशियल टर्मोलॉजीज थी उनसे क्वेश्चंस पूछे आपसे। और अगर आप मतलब इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन एनी ऑफ द टेक्निकल क्वेश्चन, आपने क्लियरली पोलाइटली आपने उनको नो कर दिया, सर आई एम नॉट कंफर्टेबल एट दिस मोमेंट। ओके, सो गाइस दिस इज एन इंपॉर्टेंट टेक अवे कि हर क्वेश्चन का आंसर मे बी आपको उस समय नहीं आता, बट इट इज हाउ यू प्रेजेंट इट टू द पैनल दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. हम्म, So that is a really important takeaway for those who will appear in the coming examination in the interview. और सर मैं एक और बताना चाहूँगा हाँ. कि मैंने अपना इंटरव्यू हिंदी में लिया था इस बार। लास्ट ईयर मैं Okay. इंग्लिश स्टडी में इंग्लिश में लिया था, इस बार हिंदी में लिया था। Okay. तो वही कि अगर आप कंफर्टेबल ज़्यादा हिंदी में तो हिंदी में लीजिए क्योंकि आपको तभी कॉन्फिडेंट दिखेंगे। अच्छा ईश्वर, तो एक आप चीज आती हिंदी है, एक का चीज आती है लैंग्वेज इसमें, का इस। आई एम सॉरी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी, ओके रियल ओके। सॉरी, कि एक चीज आती है जनरली कि जब हम ऑप्ट वी ऑप्ट फॉर हिंदी, सो वहां टेक्निकल टर्मोलॉजीज लाइक हमें हिंदी में जनरली जब सपोज अब जैसे प्योर हिंदी कई बार नहीं पता होती बहुत सारे स्टूडेंट्स को, दे आर कंफ्यूज, मतलब वो होते हैं ना जो बाइलिंगुअली दे आर मोर मोर कंफर्टेबल, कि टर्मोलॉजी इंग्लिश में पता है बट उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पता है। तो आपको बिकॉज फाइनेंस में तो बहुत टफ हो जाता है इस तरह से कि जो बाइलिंगुअली मोर कंफर्टेबल है कि वो हिंदी में दे सकते हैं। तो आपने मतलब जब आप हिंदी ऑप्ट किया तो आपने मतलब जो वहां आंसर दिए वो कंप्लीटली प्योर हिंदी थी या व्हाट, वो एक बाइलिंगुअल नहीं लैंग्वेज नहीं थी? सर, देखो सर जब अ, अपना जो भी सिलेबस है वो पूरा इंग्लिश में हाँ. है। तो अब तक पढ़ते भी इंग्लिश में आ रहे हैं और मैं लगभग सब चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ। तो वही था कि इवन मैंने जो अपने क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे वो भी मैंने अपने हिंदी में लिखे थे, बट मतलब इंग्लिश के साथ ही, मतलब हिंदी बस। मैं कहूँगा कि हिंदी वहाँ पर मेरा बस कंजक्शन वर्ड यूज़ किए मैंने वहाँ ओके. पर, और बाकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब इंग्लिश में ही। हाँ. इवन बीच बीच में इंग्लिश ही बोल दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ओके. मतलब कि कन्वे करना उनको मैं वहाँ मेन इम्पोर्टेंट था वहाँ। बस मेन चीज ये है कि हाउ यू कन्वे इट, बी इट इंग्लिश बी इट हाँ हिंदी, आप बस कन्वे अच्छे से कर देते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन द इंटरव्यू. हिंदी का यही मेरे ख्याल से प्लस पॉइंट है कि आप इंग्लिश पर इंक्लूड कर सकते हैं। ओके. हाँ, इंग्लिश वाले पैनल में यू कैन नॉट इंक्लूड हाँ हिंदी. ओके, सो दैट इज अ गुड सजेशन. सो गाइस आप देख सकते हैं इंटरव्यू के लिए. अच्छा ईश्वर, एक चीज रहती है कि जब ये फेजेस चलती है ना तो बहुत सारा प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि यार बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग ऑल्सो फॉर दिस सेबी, और सेबी से आप अभी रिजेक्ट, आई थिंक आप जब रिजेक्ट हुए थे उसके बाद ही आया था नोटिफिकेशन, इफ आई एम करेक्ट. एक सो महीने बाद ही। एक प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है यार, ये ठीक है ट्राई कर लेते हैं, होगा नहीं होगा, नहीं तो दूसरा नोटिफिकेशन का फिर. सो एक जो टेम्परामेंट है ना प्रिपरेशन का, मोटिवेशन जो चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए कि फेज वन ठीक है, फेज टू देन इंटरव्यू, एक मेंटेनेंस चाहिए होती है कि एक मिनिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन यू नीड इट, बिकॉज तभी आप परफॉर्म भी कर पाते हैं. जो आपका भी लग रहा है, आप बता रहे थे कि यू आर कंफर्टेबल इन द इंटरव्यू, कि वो 10 बंदे थे मैं क्लियर था, बिकॉज यू आर कंफर्टेबल. सो वो कंफर्टनेस कैसे ला सकता है कोई भी अपनी प्रिपरेशन में? हाँ, तो सर फेज वन की बात करें तो पहले तो अगर आप जितना जल्दी सिलेबस कर लेंगे आप अपना तो आप काफ़ी कंफर्टेबल तो वहीं हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप रिवीजन जब करते हैं तो वो दूसरा आपका कंफर्ट लेवल होगा। ये चीज़ अगर आप टाइमली कर लें तो आप कंफर्टेबल आसानी से हो जाएंगे। और उसके बाद बस आपने मॉक्स पे ध्यान देंगे, अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, एनालाइज अच्छे से कर रहे होंगे, ये आपका तीसरा कंफर्ट लेवल हो जाएगा। इंटरव्यू के टाइम पर थोड़ा मतलब होगा नर्वसनेस होगी अगर आप न्यू है तो, लाइक कोई वर्किंग है या फिर कोई ऑलरेडी इंटरव्यू अपियर किया हुआ है तो उनके लिए थोड़ा आसान होगा। बस बाकी ये है कि अगर आप प्रिपेयर अच्छे से कर लें और ये डर ना हो कि मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं आया तो आंसर क्या दूंगा मैं, ये डर निकाल दो तो आपकी काफ़ी चीज़ आसान हो जाएगी। कि नहीं आता है तो नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता है। सबसे बड़ा डर यही होता है कि नर्वसनेस का कि नहीं आ पाया तो मैं क्या बोलूँगा। जब आप आता है बस अब वही बोलने को नहीं आता है, आप या तो गेस करें पूछ कर या फिर आप ना बोल दें, तो आपकी नर्वसनेस काफ़ी कम हो जाएगी और कंफर्ट फील करेंगे
और सर अभी तो मुझे यही। तो एक और चीज है दोस्तों कि आप एक चीज देख सकते हैं कि सेबी में फाइनल स्टेज से रिजेक्ट होने के बाद पीएफआरडी में डायरेक्टली, तो कहीं ना कहीं अगर आप इफ वी कोट इट इन द रिलीजियस वे और फिलोसफिकल वे, तो इफ वन डोर्स शट, अदर विल डेफिनेटली ओपन फॉर यू। सो आप कभी भी डिमोरलाइज फील ना करें। हियर इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली ही वॉज फोकस्ड, ही वॉज प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ, मोटिवेटिंग हिमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट टारगेट। सेबी में रिजेक्ट हुए, नो वरीज, सेम सिलेबस है, पीएफआरडीए, लेट्स क्रैक इट। थोड़ा आप एक और मैं ईश्वर कुछ ऐड ऑन ऐड करना करना चाहेंगे चाहूँगा। इसमें या? हाँ, एक तो सर जो पैटर्न है हमारा, वो लगभग 3 एग्जाम्स में सेम हो चुका, पीएफआरडीए, सेबी और एनपीएस। और मे भी शायद एक आध एग्जाम में ये आगे भी हो सकता है सेम कोई फॉलो करे। तो ऐसा है कि मतलब पैटर्न एक बार पढ़ लिया हमने, ये सिलेबस कवर कर लिया, तो ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अगर एग्जाम्स और आते हैं तो वहाँ फ़ायदा ज़रूर देगा। तो मेरे साथ तो वही हुआ है। मुझे सेबी का एक्सपीरियंस था तो पीएफआरडीए में मुझे वही काम आया। मैं ज़्यादा प्रिपरेशन से मुझे एक्सपीरियंस ने फ़ायदा दिया। तो आप पीछे ना हटो। मान लो अगर सेबी के लेकर कोई न्यू है इस साल, तो बिल्कुल आप उसको अच्छे से रिलीजियसली फॉलो करो। अगर आप इसमें मतलब हो लेकिन नहीं होता है, तो आपके लिए आगे बार एग्जाम्स होंगे। इवन पीएफआरडी का भी आगे रिक्रूटमेंट आ सकता है, ऐसा सुना था मैंने। तो आप पैटर्न तो मुझे लगता है सेम ही रहेगा। तो आप पीछे ना हो तो फुल्ली प्रिपेयर करो। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आगे एक एग्जाम आएंगे। अब मैं वहाँ पर रिजेक्ट हुआ, वहाँ पे ज़्यादा सीट्स थी, हाइट में आ गया। तो यू नेवर नो, आप हाँ, मेहनत करते रहो, कहीं ना कहीं पहुँच ही जाओगे। पहुंच ही जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल। काफी अच्छी मोटिवेशन लाइन थी कि मेहनत करते रहो एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। सो ईश्वर, रियली अप्रिशिएट कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए टाइम निकाला। दे विल बी लुकिंग एट यू एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। So with this note, I think we can wrap up the session. यस And we again would like to congratulate you for achieving this such coveted post. Thank you so much. थैंक यू सर। Wish you all the best for your future and adventures. Thank you. थैंक यू, थैंक यू।